हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज इस अपने 8th क्लास साइंस में से क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी 8th क्लास से चैप्टर 1 कर रहे थे। उसी को हम पार्ट 2 आज करेंगे, उसी को कंटिन्यू करते हुए। तो चैप्टर 1 का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ल्ड। ओके बच्चे, तो हमने काफ़ी इसका कर लिया था। पहले हम जहाँ तक पहुँच गए थे, पेज नंबर 3। This year, our investigation adventure will take us on a journey from the tiny microbes we cannot see to plant wide challenges we cannot ignore। तो इस साल हम ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे जो जोखिम भरा होगा और हमें एक ऐसी यात्रा पे ले जाएगा जहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोब्स शुरू होंगे और बड़े बड़े प्लांट्स के चैलेंज तक हम इसको ले जाएंगे, जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। वी कैनॉट इग्नोर। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो हम शुरुआत करेंगे किसी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद से लेके जो ऐसी चीज़ों को हम एग्जामिन करेंगे, वहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे। एंड अनकवर ए हिडन वर्ल्ड ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स। और फिर हम सारे जो भी वर्ड है जो छुपा हुआ है, हिडन है, ठीक है बच्चे, तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, टिनी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम देखेंगे, अनकवर करेंगे। ओके बच्चे। अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस। वो अनदेखे तो हैं बट वो हमारे से गहरा रिश्ता रखते हैं, वो डीपली लिंक्ड टू है अस हैं, ठीक है बच्चे। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स। कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते बट वो बहुत बड़े हेल्पर हैं, वो हमारी सहायता करने वाले जीव हैं। दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन्स। जो हमें हमारा भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चे। तो मतलब ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, टिनी ऑर्गेनिज्म, जो हमें सीधी आँखों से विजिबल नहीं रहते, उनको हम किसी यंत्र की सहायता जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से उसको देख सकते हैं, इसलिए बोला है इनविजिबल, ठीक है बच्चे। तो बोल रहे हैं कि वो हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये बात रियल है बच्चों, जो भी हम भोजन खाते हैं अंदर हमारे पेट में जाता है तो डाइजेस्ट होता है, वो माइक्रोब्स की हेल्प होती है उनमें, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं कि मेडिसिन प्रोड्यूस करने में उनकी हेल्प होती है। जैसे पेनिसिलिन का नाम आपने सुना होगा बच्चों, तो पेनिसिलिन की जो एंटीबायोटिक थी ना, आज भी है, वो मतलब माइक्रोब की सहायता से प्रोड्यूस की गई थी। हाई ऑदर्स कैन बी हार्मफुल काजिंग इन्फेक्शंस। तो कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, एंड हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं, किसी रोग की मतलब हमारे शुरुआत कर सकते हैं, काजिंग इन्फेक्शंस। तो उनको भी हमने स्टडी करना लाजमी है बच्चों, क्योंकि हमें पता तो चले कि ये ऑर्गेनिज्म हमें किस हिसाब से नुकसान कर रहा है। जैसे कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, वायरस था एक, ठीक है, तो उसको फिर हमने स्टडी किया तो पता चला कि ये इसके सिम्टम हैं और ऐसे ऐसे ये स्प्रेड कर रहा है बाय टच और कांटेक्ट में आने पे, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे वो मतलब स्प्रेड हो रहा है। तभी तो हम उसकी रोकथाम में अपना सारा जो एनर्जी लगाएंगे ना, जब हम उसको पता चलेगा कि इसके सिम्टम क्या हैं, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फिर उसकी वैक्सीन भी तभी तैयार होगी, है ना, रेडी होगी। तो ऐसे ही हमें वो माइक्रोब भी हमने देखने हैं जो हमारे लिए हानिकारक रहते हैं। व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। परंतु हमारी शरीर जो है उसको हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस। जो रोग फैलाने वाले इन्फेक्शन हैं उनको हम कैसे उसके साथ लड़ाई करेंगे, उसको कैसे रोकथाम पाएंगे। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स हेल्प अस। तो हम ये इसमें फाइंड आउट करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो
पोषक भोजन है, न्यूट्रिश फूड है, एक्सरसाइज है, मेडिसिन दवाइयाँ हैं एंड वैक्सीन्स, टीकाकरण है, वो कैसे हेल्प करेगा हमें हेल्दी रहने के लिए, स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन को भी वो लड़ने में क्षमता रखेगा, क्योंकि हमारे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम चलता रहता है बच्चों। वो क्या है, वो इन्फेक्शन से फाइट करता रहता है यार, लगातार हमारे चारों ओर हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरसेस चलते रहते हैं, हमारी सांस क्रिया में चले गए, हमारी फूड में चले गए, उनको हम इम्यूनिटी के थ्रू मतलब किसी ना किसी रास्ते के थ्रू उनको किल करते रहते हैं, तो फाइट करते रहते हैं उनके साथ। बट दैट इज़ नॉट जस्ट द बिगिनिंग, परंतु ये तो एक शुरुआत है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले आ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लिव्स। आज की दुनिया जो है वर्ल्ड की, वो साइंस की, वो तो हमें हमारे साथ एक मेजर रोल अदा कर रहा है। मुख्य उसका रोल है कि वो हमारी जो ज़िंदगी है उसको मतलब क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, उसमें सुधार करने का रोल अदा कर रहा है। फॉर एग्जांपल वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लिव्स ईजियर। जैसे उदाहरण के रूप में हमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कर रहे हैं हमारे घर में, है ना, तो हमारी जो हेल्प कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट मेक आवर लाइफ ईजियर, कि अपना जीवन थोड़ा आसान बन जाए। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। और इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है ना, उसकी बरतों के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम हीटर वगैरह लगाते हैं तो उसका वो हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो हम हीटिंग इफेक्ट के लिए करते हैं, मतलब कुछ गर्म करने के लिए। हमारे पास इंडक्शन रहते हैं किचन में, वो भी माइक्रोब्स भी ऐसी यही यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है कि वो हीटिंग इफेक्ट पैदा कर देता है, कि किसी चीज़ को गर्म कर देता है। यूज़ किसका करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमें ये वार्म रखता है। हैज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प मोटर्स रन एंड मशीन्स फंक्शन। और इलेक्ट्रिक करंट में एक और इफेक्ट रहता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट की तरह वो बिहेव करने लगता है। जो भी इलेक्ट्रिक करंट रहता है उसमें एक फील्ड बना रहता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हमारे पास चुंबक मैग्नेट रहता है ना, वैसे ही उसमें भी एक करंट में भी एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ओके बच्चे, इसकी हेल्प से हम मोटर्स चलने लगती हैं, मशीन फंक्शन करती हैं। जैसे हमारे पास सीलिंग फ़ैन होते हैं और हमारे पास वाटर वाली मोटर्स रहती हैं, समर्सिबल पंप्स रहते हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं ना जो रोटेट करती हैं, और मतलब इनमें क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण है ये सारा कुछ, जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। ये आप हायर क्लासेस में ना इसको डीपली स्टडी करोगे बच्चे। अभी आप बेसिक ये चीज़ समझ लो कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी रहता है, उसमें भी एक पावर रहती है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर सके। उसकी हेल्प से हम सीलिंग फैंस, मोटर्स वो चलती रहती हैं, ठीक है बच्चे। अगर उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा तो वो नहीं चलेंगी। दीज फेनोमेना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। ये सारे जो फेनोमेना है, मतलब ये अपने आप होने वाले कार्य हैं साइंस में, वो उसके अपने एक फोर्सेस हैं। सो आफ्टर वाचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को देख के बाद इससे कार्य ले सकते हैं। वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेस देमसेल्व्स। तो हम इसको स्टडी करना चाहेंगे। वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस की हम स्टडी करेंगे, अपने आप करेंगे, देमसेल्व्स। स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तेज़ दौड़ने लग जाता है इनकी मदद से। स्लो डाउन, जहाँ उससे धीमा हो जाता है, और चेंज डायरेक्शन, या वो अपनी दिशा ही बदल लेता है। तो जैसे कोई मैकेनिकल कोई भी वस्तु है हमारे पास, वो सारा ऐसे ही तो काम करती है ना, या तो वो तेज़ दौड़ती है, धीमी दौड़ती है, या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक चलता रहता है। हमें क्या करना होता है, बस उसको बटन दबाना है और सेट करना है, जो भी हम उसमें हम उसका मतलब कार्य कराना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। तो हम जहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प एक्सप्लेन व्हाई ए वॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। जब हम फोर्स की
फोर्सेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें सहायता मिलती है ये पता लगाने में, एक्सप्लेन करने में कि एक बॉल जो ऊपर फेंकी गई है एयर में, हवा में, वो नीचे कैसे आएगी ग्राउंड पे, और वाई ए कार स्टॉप व्हेन वी ब्रेक द आर अप्लाइड, और एक कार कैसे रुक जाती है जब हम उसको ब्रेक लगाते हैं। तो बच्चों देखो थोड़ी बहुत समझो तो आपको होगी ना, कोई जैसे ऊपर कोई चीज़ फेंकी है वो नीचे कैसे आई, वो ग्रेविटी के कारण आती है ना। और कार को ब्रेक कैसे लगे, वो फ्रिक्शन काम आता है, वहाँ पे फ्रिक्शन एक फोर्स रहती है जो किसी भी चीज़ के अपोजिट होती है, मतलब वो रन कर रही है बट वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे ब्रेक्स कम आते हैं। दिस आल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, जहाँ से हमें प्रेशर का आइडिया मिल जाता है। हाउ द फोर्सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, कि कैसे किसी भी वस्तु पे, एन ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस हैं वो चारों तरफ में बंधी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। The same concepts of force and pressure also decide how air moves। इसी आधार पे, इसी कंसेप्ट, इसी तथ्य के आधार पे हम कंसेप्ट्स के आधार पे क्या करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर को हम क्या करेंगे कि एयर कैसे मूव करती है ये फैसला ले लेंगे। ए स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन द जेंटल ब्रीज, हाईली स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंस कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। जैसे ही कोई प्रेशर में कोई छोटा बदलाव आया, स्मॉल डिफरेंस आया, तो वो जो ब्रीज रहती है वो चलनी शुरू हो जाती है, मतलब मध्यम मध्यम हवा चलने लगती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीज। जैसे कोई बड़ा डिफरेंस आया प्रेशर में, स्ट्रॉन्गर डिफरेंस आया, प्रेशर डिफरेंस आया प्रेशर में, तो क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, जैसे आंधी चलनी शुरू हो जाएगी, एंड समटाइम्स इवन साइक्लोन, तो उसको हम साइक्लोन भी बोल देते हैं आंधी को कई बार, है ना। तो साइक्लोन भी उसकी वजह से चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें एनवायरनमेंट में जो हमारा वेदर कंडीशन है उसको हमें हेल्प मिल जाएगी, मतलब जैसे ही हम प्रेशर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेंगे। ठीक है बच्चे। तो साइंस जो है वो छोटी सी चीज़ है, वो बहुत बड़े तक चली जाती है। जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसमें क्या रहता है, स्टीम का प्रेशर बन जाता है एक तरह का ना, तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो ये भी तो साइंस ही है ना। वहाँ से शुरुआत करेंगे तो हम देखो कितनी बड़ी चीज़ वहाँ से ढूंढ लेंगे कि प्रेशर डिफरेंसेस जो है ना वही मेन फैक्टर है उसमें, वो सारा कुछ चेंज कर सकता है किसी भी वस्तु का, तो साइक्लोन तक आ सकते हैं। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। सो दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स। ये देखो हमने पहले बोला था कि ये इसके मौसम के साथ जो घटनाएं होती हैं वो सारियां इस फोर्सेस की वजह से होती हैं, लाइक स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स दैट अफेक्ट आवर डेली लीव्स, जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी प्रभावित हो जाती है, जैसे एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी, और हमारी सुरक्षता भी इसमें से प्रभावित हो जाती है। ठीक है बच्चे। अगर साइक्लोन वगैरह आ गए तो वो बहुत डैमेज कर देते हैं, कई घर मतलब गिर जाते हैं। ठीक है बच्चे। तो ये हमारी सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ एक फील्ड रहता है बच्चों। ठीक है। और एग्रीकल्चर में इसमें प्रभावित हो सकती है। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर और वाई वाटर बॉयल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर, वी नीड टू जूम इन टू दीज मटीरियल्स एंड सी वट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ एंड हाउ दे मूव अराउंड। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि असल में जो हवा एयर है वो कैसे प्रेशर का धक्का लगाती है, कैन एक्सर्ट प्रेशर, वो कैसे प्रेशर का धक्का लगा सकती है, हमें ये जानने के लिए कि वाटर क्यों बॉयल करता है एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी भी खास तापमान पे पहुंच के वो बॉयल करना क्यों कैसे शुरू कर देता है। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों को समझने की, कि हमें इन मटेरियल्स के अंदर में जाके देखना पड़ेगा, जूम इनटू दीज मटेरियल्स एंड इवन एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड ऑफ। तो जो भी चीज़ उसमें मतलब बॉयल कर रही है या प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, वट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। एंड हाउ दे मूव अराउंड, तो वो चारों तरफ में कैसे मूव करता है, इसको भी हमें
थोड़ा समझना पड़ेगा। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ बनी हुई है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। ठीक है बच्चे, इन मटीरियल्स दैट आर सॉलिड दीज पार्टिकल्स कैनॉट मूव। जिस मटेरियल में सॉलिड की टाइप का मटेरियल है वो, उसमें पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। मच मच मतलब बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, वो थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते कि वो उसमें पार्टिकल मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाइल इन गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली। बट जो मटेरियल मतलब गैस के रूप में है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो एक गैस का नाम है बच्चों। ठीक है, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे बने होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड में ऐसा नहीं होता। ये बहुत छोटी सी बात है, बट आपने पिछली क्लासेस में भी इसको शायद स्टडी किया होगा। सॉलिड चीज़ सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसके फ्री पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो एक जगह पे उसकी शेप बरकरार रखी हुई है। ठीक है बच्चे, क्लासीफाई थिंग्स अराउंड अस इन एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। साइंस, इन चीज़ों को आपने जो भी अपने आले दुआले में है आपके, उसको किसी भी तरीके से आपने क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई थिंग्स अराउंड अस इन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। जो साइंस के विषय के बारे में हो, इसे क्लासीफाई करना है। वी कैन आल्सो क्लासीफाई मटीरियल्स अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स। हम क्लासीफाई कर सकते हैं मटीरियल्स को जो भी अपने चारों तरफ में है, अराउंड अस है, कैसे कर सकते हैं, इनटू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के आधार पे, मतलब उनके मतलब एलिमेंट जो भी जिसका बना हुआ है वो प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड है। टू और मोर एलिमेंट्स का बना हुआ है जो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। मतलब एलिमेंट या तो प्योर हो सकता है, ठीक है बच्चे, या वो कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड में जो दो चीज़ों से बन के बना मिल के बना हुआ, जैसे स्टील है, स्टील ये दो से अधिक एक से अधिक चीज़ों से बन के बना हुआ है। जो मेटल्स होती हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे करके मिक्स कर देते हैं, उसके बाद वो बना है। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है एक। ठीक है बच्चे, उसमें दो तरह के मटेरियल्स रहते हैं, तो ये एलिमेंट प्योर भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। एंड मिक्सचर कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, या फिर मिक्सचर हो सकता है जिसको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं। किस चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी वो तो अलग नहीं होगा। ठीक है बच्चे, वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस। हमें ये जानकारी जब मिल जाएगी कि पार्टिकल कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे मिक्स हो जाते हैं, तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी सॉल्यूशन के बारे में। क्योंकि सॉल्यूशन भी तो वही चीज़ें होती हैं ना जो एक दूसरे को मिलकर बनती हैं। फॉर एग्जांपल हाउ शुगर डिवॉल्व इन टी टू मेक इट स्वीट। कि हमें जानकारी मिल सकती है कि मीठी जो शुगर रहती है वो टी में कैसे डिवॉल्व होती है और वो स्वीट हो जाती है। From the world of particles and mixtures, we can then move into the world of light. जहाँ से पार्टिकल की दुनिया से हम आगे मूव कर सकते हैं, जिसको हम लाइट की दुनिया कहते हैं, रोशनी की दुनिया। वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स। हमें ये स्टडी करने का अवसर मिल सकता है कि लाइट रेज, क्योंकि हर लाइट की जो बीम होती है वो रेज के रूप में होती है। ठीक है, वो सीधी डायरेक्शन में चलती है, हमने पिछली क्लासेस में शायद पढ़ा हो। लाइट की जो रे रहती है वो एक सीधी रेखा में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चे, वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है किसी भी कर्व्ड मिरर से टकरा के। ठीक है, एंड वेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज एंड हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जैसे लेंस के रूप में कोई है तो मतलब ग्लास, तो वो उसमें जो पास करेगी जो भी लाइट रेज होंगी तो बेंड हो जाएंगी वो। ठीक है बच्चे, एक तरफ में झुक जाएंगी, तो उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये हेल्प हमें मिल सकती है जब हमें लाइट के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। द वेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन what helps when we see an image in a shiny metal spoon, or how corrective lenses help may of us see clearly। तो जैसे ही लाइट बाइंड करेगी तो हमें ये एक्सप्लेन करने का करेंगे कि वो हेल्प कैसे कर सकती है किसी भी इमेज को दिखने में। ठीक है बच्चे, जैसे कोई साइन कर रहा हुआ
स्पून हो जिससे हम खाना खाते हैं ना बच्चे, तो वो साइन करता होता है ना, वो मेटल का बना होता है। तो उसमें भी हम अपना इमेज कैसे देख पा रहे हैं, जी हमें हेल्प मिल जाएगी। और करेक्टिव लेंस ग्लासेस हेल्प, जैसे हमारे स्पेक्सल्स बने होते हैं निगाह रोशनी के कम होने पे, है ना, तो हम लगाते हैं आँखों पे चश्मे, तो वो हमें हेल्प मिलती है जब हमें लाइट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कैसे हम उसको लगा करके करेक्टिव लेंस को लगा करके बड़ी आसानी से क्लियरली देख सकते हैं। सी क्लियरली, इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर, ये केवल पॉलिश्ड मिरर ही नहीं होते दैट रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को वापस में भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट, तो कई सरफेस जो रहते हैं जैसे रफ होते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। एंड सो डज द मून, ऐसे ही मून भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन, a slightly different part of the moon is illuminating each night। तो देखो, हम जहाँ से अपने अर्थ और सन और मून की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं कि कैसे दोनों की पोजीशन जो रहती है वो एक एक करके तीनों की मिली रहती है, रिलेटिव रहती है। ठीक है बच्चे, स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटिंग ईच नाइट, तो थोड़ा सा जो मून का हिस्सा है वो हर रात को जगमगाता रहता है, रोशनी में इल्यूमिनेट करता रहता है। गिविंग राइज टू द ब्यूटीफुल फेजेस ऑफ द मून, इसकी वजह से ही मून के फेजेस बनते हैं। जैसे कई बार तो होता है कि मून पूरा हमें दिखता है चंद्रमा, ठीक है, रात में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब दिखने लगता है, वो हाफ दिखना रहता है, 1/4 दिखता है, जैसे ये पिक्चर में यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये देखो, ये फेजेस ऑफ मून दिखाए गए हैं जहाँ पे ये पूरा गोलू बना हुआ है ना बच्चों। ये देखो, ये पूरा गोलू बना रखा है यहाँ पे भी क्या है, इसका पूरा गोलू है, ये बीच में यहाँ पे इनविजिबल हो जाता है, थोड़ा कम दिखता है। तो ये फेजेस हैं मून की। वाचिंग द पीरियडिक साइकिल ऑफ द मून फेज अलाउज ह्यूमन टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर, तो जैसे ही ये मतलब पहले वाले ह्यूमन ने, ठीक है, ह्यूमंस ने क्या किया था, ये साइकिल देखी थी मून की, पीरियोडिक साइकिल ऑफ मून, जो समय के साथ बदलते रहते हैं, पीरियोडिक मीन्स जो समय के साथ बदले, उसको देखा, वाच किया था। तो उसमें पहला क्या बनाया था, कैलेंडर बना दिया था। वाई कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सनराइजेस, सनसेट्स एंड ल्यूनर साइकिल, वेरियस कैलेंडर्स कम इनटू बीइंग्स, उसके बाद मतलब ध्यान से उसको जांचते रहे, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते रहे, तो सनराइज कब करता है, सनसेट कब करता है, और जो ल्यूनर साइकिल्स हैं, ल्यूनर मतलब मून से संबंधित, रिलेटेड टू मून मीन्स ल्यूनर, तो उसके वेरियस कैलेंडर उसके बाद में उपयोग होने लगे। इज नॉट फैसिनेटिंग दैट द कैलेंडर्स विच determine our routine on earth are linked to the motions of objects far beyond our planet। तो ये बहुत ही कोई अचंभे वाली बात नहीं है, इज़ नॉट इट फैसिनेटिंग, अचंभित कोई भी चीज़ हो उसको हम बोलते हैं फैसिनेटिंग, हैरान करने वाली वस्तु कोई भी। तो जैसे हम कैलेंडर का उपयोग करते आ रहे हैं हमारे रोजाना के कामों में, टू आवर रूटीन, धरती पे रह के, तो ये कहाँ से लिंक किया गया है सारा कुछ, ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब चंद्रमा की मोशन, मून की मोशन, सन की मोशन, अर्थ की मोशन, इस प्लांट के बाहर के जो चीज़ें हैं बड़ी बड़ी, उसके मोशन के आधार पे ये सारा कुछ सेट किया गया है, तो उसी के हिसाब से कैलेंडर बनाए गए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। What it is not just calendars or the movements of the sun and moon, परंतु ये एक सिर्फ ये नहीं है कि ये कैलेंडर हैं या सन और मून की मूवमेंट है, दैट आर लिंक्ड राइट हेयर ऑन अर्थ, जो जहाँ पे धरती पे हमें दिख रहा है, देयर आर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ
रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो अर्थ पे क्या है, ये बहुत गुंझलदार एक पैटर्न है, कम्प्लेक्स है, ठीक है बच्चे। जो लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ पे उसके संबंध में स्थापित किया गया है। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम टीनियस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, जो भी जहाँ पे जीवित जीव हैं, जो बहुत छोटे इंसेक्ट से लेकर लार्जेस्ट व्हेल्स तक, व्हेल मछली तक। फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस टू टाल ट्रीज, छोटे घास के पत्ते से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक। डिपेंड्स ऑन एंड रिस्पॉन्ड्स टू द एयर वाटर सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड दैम फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। तो ये सारे जो भी पेड़ पौधे, जो भी जीव जंतु छोटे बड़े जो भी हैं ना, सारे मिल करके क्या कर रहे हैं, एयर वाटर सनलाइट को रिस्पॉन्ड देते हैं, मतलब उनकी उनमें उनका एक तरह का जीवन चलता रहता है। तो ये इकोसिस्टम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम मीन्स लार्ज पार्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम। ये जो जिसकी वजह से हमारे प्लांट पे क्या है, लाइफ सपोर्ट हो रही है, मतलब ज़िंदगी बरकरार है। इन द फाइनल chapter of this book we can put it all together and try to understand what makes earth just right for life and to recognize the urgent challenge that our plant now faces। तो देखो बच्चे, आखिरी चैप्टर में इस बुक की जो आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को एक जगह पे रख देंगे, पुट टूगेदर, इट ऑल पुट टूगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि धरती पर जीवन के लिए क्या चीज़ उचित है, जस्ट राइट है कि बच्चे, बाकी सारा कुछ बेकार है, मतलब उसके लिए क्या क्या चीज़ें इनके लिए उचित हैं, अच्छी हैं, वो हम रिकोगनाइज कर लेंगे। एंड टू रिकोगनाइज द अर्जेंट चैलेंज दैट आवर प्लांट नाउ फेसेस, तो उन चैलेंज को भी हम पहचानेंगे जो हमारी धरती के लिए अभी सामना करना पड़ रहा है। उनमें क्या है, जैसे हमें पोल्यूशन के बारे में बात करें, ओजोन लेयर के बारे में बात करें, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों चैलेंजेस तो है ना बच्चे, तो ये सारी चीज़ें हमें फिर बाद में समझ में आ जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी जो अर्थ है ना, वो डिस्टेंस जो है उसका सन से, वो एक क्या है, परफेक्ट डिस्टेंस है, मतलब वो सही सही डिस्टेंस हमारी अर्थ का है। वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, जहाँ पे पानी लिक्विड के रूप में रहता है, अगर वो नज़दीक होगा देखो अर्थ सन के, तो वो क्या हो जाएगा, पानी वेपोरेट हो जाएगा। तो फिर कौन सी, मतलब लिक्विड में तो नहीं मिलेगा, हमें पीने के लिए तो नहीं मिलेगा, वो वेपर बन जाएंगे उसके। तो ये ठीक चीज़ ये है ना कि हमारी जो दूरी है सन से अर्थ की, वो बिल्कुल एक्यूरेट रखी गई है कुदरत ने। एंड इट इज़ हैज़ एन एटमोसफेयर दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन वी ब्रीथ, तो जहाँ पर एटमोसफेयर भी ऐसा हमें प्रोवाइड किया गया है जिसमें ऑक्सीजन है हमारे ब्रीथ के लिए। हाई सील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचा के रखती है, सील्ड करके रखती है, जैसे ओजोन की बात की गई है शायद जहाँ पे, है ना। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, परंतु जो हमारा मनुष्य है उसकी जो क्रियाएँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं धरती पे, इस प्लैनेट पे, वो छोटे छोटे बदलाव करने का कारण बन रही है। कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, किस में बदलाव कर रहे हैं, वो टेम्परेचर में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि धरती का जो टेम्परेचर है डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, तो जहाँ पे गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसी वजह से जो क्लाइमेटिक चेंज है वो आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, सारा ही जालू बाजू सब पानी पूनी सब जो भी है इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्बिंग क्लाइमेट पैटर्न विथ डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, इसके बहुत भयंकर सीटें निकल रहे हैं, डेंजरस मतलब भयंकर, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके, ठीक है बच्चे। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन, इस दोनों प्रॉब्लम के हम हृदय पे अगर बात करें तो एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन, कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है, हो सकता है या नहीं, वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट,
वो हम ही हैं जो इस अर्थ के क्लाइमेट जलवायु पे प्रभाव अपना छोड़ रखे हुए हैं। बट वी आर आल्सो द वंस हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चैलेंजेस एंड गाइड आवर एक्शंस। तो जहाँ पे हम ही हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं, मतलब बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, और हम ही हैं जो हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। वी कैन एंड मस्ट, क्या करना चाहिए, हमें साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज साइंस, कि हमें अंडरस्टैंड करना है इन चेंजेस को, ते और अपने जो भी क्रियाएं हैं उनको हमने गाइड करना है, मतलब अच्छी क्रियाएं हमने करनी है जो जलवायु या अर्थ को नुकसान ना पहुँचाएं। ठीक है बच्चे, ये सारा कुछ क्या संभव है जब हम साइंस के बारे में यूज़ करेंगे, साइंस को लर्न करेंगे तभी। द सेम scientific principles that we have guided our journey through the middle stages, observing, measuring, experimenting, will be key in helping us project the delicate balance on which life depends। तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है ना, सिद्धांत हैं, एक जैसे हैं, जो सेम प्रिंसिपल पैटर्न्स, सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जिनको हमने गाइड करना है हमारी इस यात्रा के दौरान, वो हमारी मिडिल स्टेज में आएंगे। वो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग कर करके देखेंगे, है ना। तो ये हमारे हेल्पिंग होंगे हमारे लिए कि हम अपना डेलिकेट जो बैलेंस है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, जिन पे हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करी की हुई है, जिस पे हम पूरी तरह से डिपेंड हैं। द चैलेंजेस ये हैड वो नॉट ऑलवेज बी ईजी। ये चैलेंज इतने मतलब आसान नहीं है, हमेशा आसान नहीं हो सकती, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे भी हो सकते हैं। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। हमें ये आशा है कि इनमें से कुछ आप कोशिश करोगे उनको सॉल्व करने के लिए, जो भी इसकी मुश्किल भरी प्रॉब्लम्स हैं, विद क्यूरियोसिटी एट योर गाइड। तो हम कैसे सॉल्व करोगे इसको, आप क्यूरियोसिटी के साथ करोगे, अपनी गाइड के हिसाब से, अपने अपना मतलब दर्शक बन के। ठीक है बच्चे, ये चीज़ें हमने अभी देखी हैं। तो बच्चे अभी तक के लिए हमने जहाँ तक कर लिया है, बाकी का जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है बच्चे, आपने क्या करना है, आपने जितना भी मैंने कराया है ये सारा आपने रिवाइज करना है। आप बुक को भी ले सकते हो, मेरी वीडियो को भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये सभी कुछ आपने 2 या 3 बार इसको दोहराना है। बहुत आसान चीज़ें हैं, ये एक इंट्रो है पूरे आपकी बुक का, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बच्चे, पर बहुत कुछ है भी। अगर आपने ये मिस कर दिया पहला चैप्टर, तो मुझे नहीं लगता कि आप साइंस के बारे में इतना आसानी से कुछ समझ सकोगे, तो आपको मुश्किल ही आती रहेगी। ठीक है बच्चे, वैसे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से एक बार ना इसको स्टडी कर लो। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, थैंक यू।